हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएल स्टडी। मैं अवधेश सिंह। और बेसिकली इस वीडियो में हम किसी मैथ या रीजनिंग की किसी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड का अपकमिंग वैकेंसी दैट इज जेएसएससी सीजीएल पे। तो इसका क्या सिलेबस है, किस हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक हमको पढ़ना चाहिए, तो बेसिकली इन चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन इन चीज़ों पर चर्चा करने से पहले इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार ये एग्ज़ाम है क्या चीज़। तो जेएसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम हो जाता है। रीज़न क्या है कि इसके पहले जैसे कि जेपीएससी हुआ, पीटी हुआ, उसका रिजल्ट भी आया और फिर अब मेंस का डेट आने वाला है। तो आप देखोगे या आप देख रहे होंगे कि अगर आप जेपीएससी के एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो बहुत सारा फॉर्म इसमें भरा गया था। और ये एक ऐसा एग्ज़ाम था जिसका पढ़ाई से दूर दूर तक अगर रिश्ता नहीं है, फिर भी वो अवगत थे कि हाँ झारखंड में जेपीएससी का फॉर्म आया है, लोग जेपीएससी का फॉर्म भरे हैं और एग्ज़ाम दिए हैं। रीज़न ये था कि एक तो बहुत अरसे के बाद ये एग्ज़ाम हुआ था जेपीएससी इस बार, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कमीशन का एग्ज़ाम। वो जेपीएससी बहुत अच्छा पोस्ट उसमें ऑफर होता है आपको। तो इस वजह से वो जो जेपीएससी एग्ज़ाम था बहुत चर्चा में था। उसके बाद अगर सेकेंड टॉप अगर आप कोई पोस्ट देखो स्टेट लेवल पे, तो वो सीजीएल आपको ऑफर करता है, जो कि जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। कमीशन के बाद अगर स्टेट लेवल में दूसरा कोई टॉप लेवल का अगर कोई एग्ज़ाम होता है या कोई टॉप लेवल का पोस्ट अगर कोई एग्ज़ाम आपको ऑफर करता है, तो वो जेएसएससी सीजीएल है। ठीक, अब इसके पहले 2019 में इसका फॉर्म भरा जा चुका था, फिर वो रद्द हो चुका है। अब फिर से इसका फॉर्म भरा जाएगा जैसे सीजीएल का। ठीक है, इसके पहले 2014 में भी इस पे विवाद हुआ था। फाइनली अब इसका वैकेंसी आने वाला है। इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपके पास होगा। एक एक्सपेक्टेड है कि 15 नवंबर तक इसका घोषणा हो जाना चाहिए। अपकमिंग जो 15 नवंबर है, जैसे कि आज 5 नवंबर हो गया, ठीक है, तो 15 नवंबर तक इसका घोषणा हो जाना चाहिए। इसका नोटिफिकेशन का क्या है, नहीं है, क्या इसका रहेगा। और अगर 15 नवंबर तक इसका घोषणा नहीं होता है जैसे सीजीएल का, तो आप कंफर्म रहिए कि जनवरी 2022 में इसका फिर घोषणा होगा। रीज़न हम इसलिए बता रहे हैं 15 नवंबर से, अगर 15 नवंबर तक इसका घोषणा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर जो दिसंबर का जो टाइमिंग है 15 नवंबर से लेके लास्ट दिसंबर तक, वो फिर पंचायत चुनाव और ये सब बहुत सारे इलेक्शंस हैं, उसकी वजह से फिर आचार संहिता लग जाता है और फिर घोषणा फिर उसमें नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि 15 नवंबर तक इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो फिर जनवरी 2022 में निश्चित रूप से आ जाएगा। दूसरा चीज़ कि अगर इसका नोटिफिकेशन आता है एक बार, तो जो आयोग है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 महीने से या 2.5 महीना, 2 से 2.5 महीने से ज़्यादा समय आपको नहीं देगा। ठीक है, और इस जॉब में ये जो जेएसएससी सीजीएल है वो एक ऐसा आपको पोस्ट ऑफर करता है जिसको क्या कहा जाता है, वाइट कॉलर जॉब कहा जाता है इसको। ठीक है, बहुत ही रॉयल जॉब होता है, बहुत रॉयल सैलरी भी होती है इसमें। ठीक, अब इसमें क्या परिवर्तन आया है इस बार के जो भी नोटिफिकेशन आए हैं, मतलब जो भी सिलेबस अभी तक चर्चा किया गया है नोटिफिकेशन के थ्रू छोटे छोटे, कि इसमें पहले क्या होता था कि पहले पीटी होता था, फिर मेंस होता था। लेकिन इस बार क्या है कि सिर्फ आपको एक ही एग्ज़ाम होगा, दैट इज सिर्फ इसमें मेंस होने वाला है, पीटी इसमें नहीं होने वाला है। ठीक, तो एक तरह से ये अच्छा भी हो गया, क्योंकि देखो एकदम प्रैक्टिकल वे में हम समझेंगे कि पहले आप पीटी देते हो, उसके बाद पीटी का आपका रिजल्ट आता है, फिर आप मेंस देते हो, फिर मेंस का रिजल्ट आता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेरिट लिस्ट आपका तैयार होता है। ठीक, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। प्लस एक थोड़ा सा रहता है कि पीटी हुआ अब मेंस हुआ कि नहीं हुआ, एक थोड़ा सा संयम लोग नहीं रख पाते हैं। लेकिन इसमें कैसा है, 1 डे एग्जाम है, एक दिन में आप अच्छा से तैयारी करो, मेंस दो और आपका रिजल्ट आपके पास होगा। तो इसमें जो मेंस होने वाला है, तो इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है कि इसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ये 3 पेपर आपके पास रखा जाएगा। 1 डे एग्ज़ाम होगा। ठीक, और आपको बस एक दिन के एग्ज़ाम में आपको जेएसएससी सीजीएल पोस्ट ऑफर होगा कि नहीं होगा, ये एक दिन के एग्ज़ाम में आपका तय हो जाएगा। मतलब इसमें पीटी का लफड़ा नहीं है, सिर्फ आपको मेंस देना है एंड यू विल गेट योर जॉब। ठीक, अब इसमें बेसिकली क्या चीज़ें हैं उनको हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद बहुत से चीज़ पे चर्चा करना है, उस पर भी करेंगे। जैसे पहला चीज़ क्या है कि जेएसएससी सीजीएल जो है वो लगभग 1350 पोस्ट इस बार आने वाला है। लगभग 1350 से 1400, एक मैं अप्रॉक्सीमेट एक बता रहा हूँ कि लगभग पकड़ लो कि 1350 पोस्ट लगभग आने वाला है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो है, इसमें 3 पेपर आपको होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक, एकदम संक्षिप्त में थोड़ा परिचय लेंगे, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों पे हमें आज बात करना है। पहले सिलेबस को समझ लेते हैं क्या इसका सिलेबस है। तो जैसे पेपर 1 जो आपका है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा।
ठीक, जिसमें आपका हिंदी होगा और इंग्लिश होगा। ठीक, अब जैसे कि इसमें टोटल जो है वो लगभग आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन हिंदी से और 60 क्वेश्चन इंग्लिश से, टोटल 120 क्वेश्चन। क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब कितना में क्वालिफाई है, तो 30% अगर आप ले आए 120 क्वेश्चन में, अगर आप 30% आपका सही हो गया तो आप क्वालिफाई हो जाते हो। और इसका जो है काम यहीं पे समाप्त हो जाता है। मतलब क्या है कि मेरिट लिस्ट में ये जो पेपर है, पेपर 1, ये मेरिट लिस्ट में इसका एडिशन नहीं होगा। ठीक, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो 30% का मतलब क्या हुआ कि 120 का 30% आप निकालोगे तो लगभग 36 निकलता है, 36। मतलब 120 क्वेश्चन में अगर आप 36 क्वेश्चन सही कर जाते हो तो आपका पेपर 1 निकल गया। ठीक, ये बेसिकली आपको निकालना ही है, इसमें आपको ऐसा कोशिश भी नहीं करना है कि हमको बहुत ज़्यादा नंबर लाना है। क्यों? क्योंकि इसका मेरिट लिस्ट में इसका गणना नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो 120 क्वेश्चन में 30%, मतलब लगभग 36 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है तो पेपर 1 आपका निकल जाता है। ठीक, पेपर 1 हो गया। उसके बाद पेपर 2 आता है क्षेत्रीय भाषा से संबंधित, जिसमें 12 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में सम्मिलित इस बार किया गया है। ठीक, अब जब फॉर्म आप भरोगे तो इस 12 भाषाओं में से किसी एक भाषा को आपको चुनना होगा। इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर 2 में। तो ये 12 भाषाएं कौन कौन सी है? तो खोरठा है, नागपुरी है, पंचप्रगनिया है, हो है, उर्दू है, बंगला है, कुड़ुक है, संथाली, खड़िया, कुरमाली, उड़िया और मुंडारी। इन 12 भाषाओं में से किसी एक भाषा का आप चयन करोगे और उस भाषा में फिर आपका पेपर होगा। 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट में पेपर 2 का मार्क्स आपको जोड़ा जाएगा, पेपर 1 का नहीं जोड़ा जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब 30% आप ले आए, मतलब कि 36 क्वेश्चन अगर आप सही कर दिए 120 में तो आपका पेपर 1 निकल गया। उसके बाद इसका काम खत्म हो गया। मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा वो बेसिकली सिर्फ पेपर 2 और पेपर 3 से बनेगा। तो पेपर 2 में क्या है? पेपर 2 में क्षेत्रीय भाषा, जो 12 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, उसमें से किसी एक भाषा का फॉर्म भरते इसमें आप चयन करोगे और उसी भाषा में आपका एग्जाम देना होगा। जैसे मान लो आपने खोरठा का चयन किया तो खोरठा से संबंधित प्रश्न जो होंगे ग्रामर के, वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, या साहित्य से, तो ये आपके प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर 2 में। अब इसका जो है कितना, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं पेपर 3 का। तो पेपर 3 सामान्य अध्ययन इसमें आ जाता है। पेपर 3 में लगभग 150 क्वेश्चन आपके पास होंगे। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन और पेपर 3 में 150 क्वेश्चन होंगे। अब पेपर 3 में कौन कौन सी चीज़ है? तो पहला तो आपका है सामान्य अध्ययन, दैट इज जीएस पार्ट। अब जीएस का है आपके 30 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे 150 में। जिससे देखिए कि क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हुआ है। किसी भी एग्जाम का तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तैयारी करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके सिलेबस को समझना, क्योंकि अगर विदाउट सिलेबस को जाने आप तैयारी करते हो तो मतलब क्या है कि आप ऐसे पाथ में चल रहे हो जिसका आपको डेस्टिनेशन पता नहीं है कि हमको रुकना कहाँ है, हमको ठहराव कहाँ देना है, हमको ज़्यादा जोर कहाँ देना है, हमको कम जोर कहाँ देना है। जब तक ये चीज़ आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप एक सही डेस्टिनेशन में नहीं पहुँच सकते। तो पहले एग्जाम अगर आपको देना है तो पहले सिलेबस को आपको समझना पड़ेगा एक बार। ठीक, तो इसे पेपर 3 में पहला आपका हो गया जीएस सामान्य अध्ययन, जिससे आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा इसमें झारखंड है, झारखंड से आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद विज्ञान आता है, साइंस, जिससे आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर कंप्यूटर से आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर मैथ है, मैथ से भी आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर रीजनिंग है, रीजनिंग से भी आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल मिला के आप देखोगे 30, 40, 20, 20, 20, 20, तो लगभग 150 प्रश्न हो जाते हैं जो कि पेपर 3 में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, तो पेपर 2 क्या हुआ सर? क्षेत्रीय भाषा। 12 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा में सम्मिलित किया गया है। इसमें से किसी एक भाषा का आपको चयन करना है, उसमें आपका एग्जाम होगा। ठीक, अब पेपर 3 में इन विषयों को शामिल किया गया है। पहला है जीएस, फिर झारखंड, फिर विज्ञान, कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग। ठीक, अब किससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है कि जीएस से आपको 30 क्वेश्चन है, झारखंड से आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस से आपको 20 क्वेश्चन है, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन है, मैथ से 20 क्वेश्चन है और रीजनिंग से आपको 20 क्वेश्चन है। टोटल मिला के 150 प्रश्न आपको पेपर 3 में पूछा जाएगा। ठीक, अब थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ों को देखते हैं। ये तो सिलेबस हो गया जो आपके वेबसाइट्स पे ये आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा कि हाँ इस सब्जेक्ट से इतने प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो क्वेश्चन किस हिसाब से कितना रहता है उन चीज़ों को भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये सामान्य अध्ययन जीएस से आपको 30 क्वेश्चन जो बोल दिया, इन चीज़ों को समझेंगे कि 30 प्रश्न आखिरकार रहेंगे कहाँ से जीएस में। तो 30 प्रश्न में आपको ज्योग्राफी भी आ जाता है, इंडियन ज्योग्राफी, फिर आपका हिस्ट्री भी आ जाता है, पॉलिटी भी आ जाता है, इकोनॉमिक्स भी आ जाता है। ठीक, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ठीक, ये तो आ ही जाता है। प्लस करंट अफेयर भी इसमें आता है इस 30 प्रश्न में से। और आज के डेट में
पैटर्न ये हो गया है किसी भी एग्जाम का कि करेंट अफेयर क्वेश्चंस का वेट जो है वो ज़्यादा रहता है किसी भी एग्जाम में। तो अगर 30 प्रश्न अगर आपको जीएस से पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपका ज्योग्राफी भी है, इंडियन ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, तो जिसमें आपका ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, प्लस करेंट अफेयर, इन चीज़ों को मिला के आपसे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप पकड़ के चल सकते हो मोटा मोटी कि लगभग 20 से 22 क्वेश्चन जो है, 30 में से बता रहा हूँ, ये जो 30 क्वेश्चन बताया ना सामान्य अध्ययन का, तो इसमें से 20 से 22 क्वेश्चन जो है वो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से हो गया, और 8 से 10 क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर का रहेगा। इस 30 क्वेश्चन में 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का रहेगा। तो एक मोटा मोटी हम लोग पकड़ के चलते हैं कि 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर रहेगा 30 में, मतलब कि 20 क्वेश्चन जो है, इस 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। अगर इन चारों को पढ़ लेते हो तो 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप एबल हो जाओगे, प्लस इस 30 में से 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का रहेगा। ठीक, इंडिया में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ पे संबंधित जो प्रश्न होते हैं करंट अफेयर के, उससे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जाएगा। अब हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड से आपको 40 प्रश्न हैं, लेकिन इस 40 में से आप देखोगे कि लगभग 35 प्रश्न जो हैं वो आप झारखंड का ज्योग्राफी पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, संस्कृति पढ़ लो, लोक साहित्य पढ़ लो, तो 35 क्वेश्चन जो है वो झारखंड से यहाँ आएंगे, और 5 क्वेश्चन इसमें भी करंट अफेयर का रहेगा। मतलब 40 और 30, जैसे कि 30 नंबर हो गया आपका जीएस का, और 40 क्वेश्चन आपका हो गया झारखंड का। तो 40 और 30 70 क्वेश्चन में से आप पकड़ के चल सकते हो कि कम से कम 15 क्वेश्चन से लेके 18 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रहेंगे। तो करंट अफेयर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम में, कि 40 और 30 70 क्वेश्चन में लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रहेंगे। जैसे कि हम क्या बताएं कि 40 क्वेश्चन अगर झारखंड आपको बोल रहा है कि 40 क्वेश्चन हम झारखंड से पूछेंगे, तो उसमें पकड़ के चल सकते हो कि 35 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके का हो गया आपका झारखंड से संबंधित, जिसमें आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सब आ जाता है, पॉलिटी। तो 35 क्वेश्चन यहाँ और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर इसमें डाल देगा। अभी 30 बोला है तो हो सकता है कि 20 आपको जीएस से बोल दे, जिसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आ जाएगा, बाकी 10 क्वेश्चन आपको इसमें करंट अफेयर डाल देगा। तो करंट अफेयर भी आपको साथ साथ में पढ़ते रहना है। ठीक, उसके बाद साइंस, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आते हैं, इससे आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज से आपको 20 प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद मैथ, इससे आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग से आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब चीज़ों को डील कैसे करना है, अगर हम तैयारी कर रहे हैं आज से, मान लीजिए कि जैसे सीजीएल की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो चीज़ों को किस हिसाब से रखना है अपने पास कि सिलेबस अपना ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए। साथ ही साथ सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करना है, आपको रिवीजन भी करना है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवाइज्ड। उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को आप पढ़े हो उसको रिवीजन करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब एग्जाम सेंटर में बैठते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ऑप्शन देके, क्योंकि जितने भी ये एग्जाम होंगे वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन इसके पास आपके पास रहेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन में 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में आप कंफ्यूज होते रहते हो। और ये कंफ्यूजन तब चलता है जब सिर्फ आप सिलेबस कंप्लीट किए हो, रिवीजन आपका नहीं है, तो ये आपका कंफ्यूजन रहेगा, और मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि अगर कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन गलत होगा। तो सिलेबस भी कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ जो चीज़ हम पढ़े हैं उसको 1-2 बार, कम से कम 2 बार और रिवाइज कर देना है। ठीक, तो अब जैसे झारखंड है, तो झारखंड पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला सब्जेक्ट सामान्य अध्ययन से। तो जीएस से आपको 30 प्रश्न है, जिसमें से मैंने क्या बताया कि लगभग 20 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन 4 सब्जेक्ट को मिला के 20 प्रश्न पूछा जाएगा, और 10 प्रश्न जो है वो आपको करंट अफेयर से पूछा जाएगा। ठीक, अब पढ़ें कैसे ये चीज़ हम देखते हैं। पहला सब्जेक्ट हम बात कर रहे हैं, तो सामान्य अध्ययन में जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चंस रहते हैं सर, मेरे हिसाब से उसके लिए आपको लूसेंट प्रेफर करना चाहिए। बहुत लोगों का अब ये मानना हो गया है कि लूसेंट उतना फ्रूटफुल बुक नहीं रहा, लेकिन एक बात बताओ कि अगर लूसेंट उतना फ्रूटफुल बुक नहीं है तो आज तक इतने सारे एडिशंस लूसेंट के क्यों आया, और हर पढ़ने वाले बच्चे के पास लूसेंट बुक मिलता क्यों है। लूसेंट बुक, आप ट्रस्ट करो मेरे ऊपर कि लूसेंट बुक अपने आप में इतना कैपेबिलिटी रखता है कि वो जो भी स्टेट एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं या सेंट्रल एग्जाम जो कंडक्ट होता है, चाहे वो आप रेलवे की बात कर दो या फिर कमीशन अभी जेपीएससी का बात कर लो, जो फिलहाल रिसेंटली अभी हुआ जेपीएससी, तो लूसेंट इतना प्रिपेयर रखता है कि आपका पीटी निकाल देगा वो।
पीटी की बात कर रहा हूँ, वन डे एग्जाम की बात कर रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, लूसेंट उतना मटेरियल अपने आप में समाहित रखता है कि वो पीटी निकाल सकता है किसी भी एग्जाम का। ठीक है, आपका जैसे अभी जेपीएससी हुआ, जिसका लूसेंट बहुत बढ़िया से क्लियर होगा, उसका देखोगे या आप सुन रहे होगे कि जितने क्वेश्चंस जेपीएससी में आए, मतलब आप पकड़ के चल सकते हो कि 80 से 90% क्वेश्चन जो है वो लूसेंट अगर आपको लूसेंट का पूरा बेस अगर आपको क्लियर है तो पीटी आपको निकलने से कोई नहीं रोक सकता था जेपीएससी का। ठीक, हाँ, लूसेंट अगर में कुछ गड़बड़ी रह गया हो तो फिर पेपर 1 आपका मे बी खराब गया होगा। ठीक, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस थे वो लूसेंट से थे। तो इसमें भी अगर हमको पढ़ना है जीएस तो भी हमको लूसेंट ही प्रीफर करना है। ठीक, क्यों? इसके पीछे प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो 2-3 लॉजिक होता है। एक तो वो थोड़ा सा, हाँ, एक चीज़ को और मैं मानता हूँ कि लूसेंट में पूरे फैक्ट्स आप, जैसे इसमें क्या है कि लूसेंट में सिर्फ फैक्ट्स दिया हुआ है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इसमें डाला हुआ है। तो हो सकता है कि किसी एक लाइन को आप पढ़ो तो उसके आगे और पीछे की स्टोरी आप कोरिलेट नहीं कर पाओ, तो दिमाग में रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप ट्रस्ट करो कि कम से कम 3 बार 4 बार अगर आप लूसेंट को पढ़ लेते हो, 3 बार कम से कम, तो लूसेंट का लगभग चीज़ आपके दिमाग में रहता है। एक तो पतला होता है, सिलेबस कंप्लीट करना आसान हो जाता है, याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वो भी अगर 2-3 बार पढ़ जाते हो तो लूसेंट को याद रखना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो 20 क्वेश्चन हम पकड़ के चल रहे हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी हिसाब से। तो 20 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, लूसेंट पढ़ना है। बाकी जो 10 प्रश्न करंट अफेयर का है उसमें बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, एडिटोरिया का भी करंट अफेयर आता है, स्पीडी का भी करंट अफेयर आता है। तो किसी भी एक का आप प्रेफर कर सकते हो करंट अफेयर के लिए। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो जैसे एडिटोरिया के आप फॉलो कर लो करंट अफेयर के लिए, या फिर स्पीडी का आप कर लो, बहुत अच्छा करंट अफेयर उसमें भी रहता है। तो करंट अफेयर आपको ऐसा रूटीन बनाना है कि पर डे कम से कम 1.5 घंटा 1.5 घंटा आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप पर डे का करंट अफेयर करो, या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि करंट अफेयर आपको अपडेट देते रहते हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो करंट अफेयर पढ़ने का बहुत सारे स्रोत हैं, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ से आप करंट अफेयर कर सकते हो। और करंट अफेयर आप पर डे करो, उससे क्या होगा कि चीज़ आपके दिमाग में वो स्टोर होते रहेगा। क्योंकि करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि 1 साल का आप पढ़ने बैठे 4 दिन में कंप्लीट कर दोगे, पॉसिबल नहीं है। तो करंट अफेयर का आप कोशिश करो आज से ही कि मान लो कि आप स्पीडी का उठा लिए करंट अफेयर। ठीक, तो स्पीडी को उठा लिए तो लगभग 1 साल का उसमें करंट अफेयर दिया हुआ रहता है। और अब पैटर्न ये बन गया कि पहले ये पैटर्न था कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर कर लेते हो तो आपका करंट अफेयर हो जाता था, लेकिन अब कम से कम आपको 1 साल का करंट अफेयर करना पड़ता है, तब आपका करंट अफेयर में कमांड बनता है और तब आप कह सकते हो कि हाँ करंट अफेयर क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो स्पीडी आप पकड़ लिए, स्पीडी शुरू से पढ़ना स्टार्ट करो अभी से। ठीक है, एग्जाम जब तक इसका होगा तब तक आप स्पीडी को कम से कम करंट अफेयर को 3 से 4 बार आप पढ़ चुके होंगे। अगर सिर्फ 1 से 1.5 घंटा आप समय देते हो अभी से स्पीडी में, तो कम से कम 3 से 4 बार वो स्पीडी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आप विश्वास करो, स्पीडी का भी करंट अफेयर आप कर लेते हो तो करंट अफेयर क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक, तो करंट अफेयर वो 10 क्वेश्चन के लिए हो गया। बाकी 20 क्वेश्चन के लिए आप लूसेंट फॉलो कर सकते हो। झारखंड की हम बात करते हैं जिससे 40 प्रश्न है, जिसमें से हम बताएं कि स्टैटिक जीके का इसमें 35 प्रश्न रहता है, 5 प्रश्न जो है वो इसमें भी करंट अफेयर का डालेगा। तो झारखंड के करंट अफेयर के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको करंट अफेयर ऑफर करते हैं, प्लस बहुत सारे मैगजीन्स भी आती है करंट अफेयर के लिए झारखंड का, तो आप वहाँ से झारखंड का करंट अफेयर कर सकते हो। प्लस ये जो 35 क्वेश्चन है उसके लिए मेरे हिसाब से सबसे बेहतर होगा कि मनीष रंजन का बुक आप पढ़ जाओ। इसका कोई तोड़ नहीं है। झारखंड एग्जाम में अगर झारखंड स्पेशल क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है तो मनीष रंजन, मेरे हिसाब से मनीष रंजन जो बुक है मनीष रंजन सर का, उस बुक का कोई तोड़ नहीं। बहुत बढ़िया डिटेलिंग किया हुआ है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्टिव पढ़ोगे। मैं जैसे लूसेंट बोला तो लूसेंट भी आपको सब्जेक्टिव ही पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव नहीं उठा लेना है। झारखंड जैसे मैं मनीष रंजन सर का बता रहा हूँ तो ये भी आपको सब्जेक्टिव ही पढ़ना है। ठीक, ऑब्जेक्टिव कब पढ़ना है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए, जैसे कि झारखंड का ऑब्जेक्टिव बहुत सारा का आता है, शिवांगना पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव आता है, मनीष रंजन का भी ऑब्जेक्टिव आता है, उड़ान पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव आता है। तो अगर अभी आप ऑब्जेक्टिव पे अभी से आप फोकस कर दोगे तो चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, कोरिलेट नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज होते रहोगे एग्जाम में। तो फोकस क्या है कि सब्जेक्टिव हमको करना है। मनीष रंजन का सब्जेक्टिव उठाओ, पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक, तो ये झारखंड का हो गया। साइंस आप लूसेंट फिर प्रेफर कर सकते हो। एक तो आप लूसेंट का जो समान अध्ययन लोगे, इसमें भी पीछे साइड आप देखोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दिया हुआ रहता है, आप उसको भी कर सकते हो इस 20 प्रश्न के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ आपको साइंस का क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है इसमें। और बेहतर करना चाहते हो तो लूसेंट का एक सेपरेट बुक आता है सिर्फ साइंस के लिए, वो भी आप ले सकते हो। ठीक,
तो ये साइंस का हो गया। कंप्यूटर का भी लूसेंट का आता है, वो भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें जो साइंस का या कंप्यूटर को जो आपको 20-20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, जैसे कंप्यूटर से आपको जो 20 प्रश्न पूछा गया वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग का या बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर का है कि नहीं, सिर्फ ये प्रश्न आपके सामने रखा जाता है। तो कंप्यूटर के लिए भी आप लूसेंट को प्रेफर कर सकते हो। अब रहा मैथ से आपको 20 प्रश्न पूछा जाता है। मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल है। राकेश यादव का बुक आता है, महेश मिश्र का बुक आता है, आर एस अग्रवाल का बुक आता है, किरण पब्लिकेशन का बुक आता है। तो बुक तो बहुत सारे हैं सर मार्केट में मैथ के लिए। प्लस अब जैसे एग्जाम देने जाओगे तो फिर सेट भी अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, सेट भी आप मार सकते हो। तो अगर आपका मैथ अभी तक आप पढ़ते रहे हो तो आप किसी भी एक बुक को रेफर कर सकते हो। नहीं अगर आपने मैथ पढ़ा है अभी तक, तो जैसे कि अभी तक मैं जो भी वीडियो इस यूट्यूब पे डाला हूँ तो उसमें मैथ और रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बन चुका है, जो है कि आपको प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो बाकायदा टॉपिक वाइज सारा चीज़ का वीडियो वहाँ डाला हुआ है, वहाँ से देख सकते हो। या फिर जेएसएससी सीजीएल के लिए मैं एक सेपरेट बैच चलाऊँगा जिसमें स्पेशली जो मैथ पूछा जा रहा है, जिस पैटर्न पर आज के डेट में मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है या रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, उन चीज़ों को मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूँगा। क्योंकि पढ़ना क्या है ये तो लगभग को पता हो जाता है सर, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट रोल है। पता चला कि अब जैसे मैथ है, ठीक, तो उसमें कमर्शियल और एडवांस 2 पार्ट में बांट दिया गया है, ठीक। अब कमर्शियल से ज़्यादा फोकस अगर आप एडवांस में कर दिए, एडवांस आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, अब कमर्शियल आपका क्लियर नहीं है, तो मैथ का आपका पेपर नहीं निकलेगा, ये गारंटी है। रीजन है, रीजन क्या है कि ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एडवांस से क्वेश्चन नहीं रहता, एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन रहता है, लेकिन ज़्यादा वेट जो है वो कमर्शियल मैथ का है। अब कमर्शियल मैथ में भी किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जाता है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखते हो तो आपको पता चलता है। तो मैथ का टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो कि मैथ में पूरा आपको कंप्लीट कराऊंगा। और मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है इसमें कि इसमें 20 और 20 40 क्वेश्चन है, तो 40 के 40 क्वेश्चन आप बना सकते हो। और इसमें आपका गलत नहीं होता है, क्योंकि आप कैलकुलेटिव पार्ट होता है, ये चीज़ कैलकुलेट करके आप आंसर देते हो और आपका आंसर जो है वो 100% सही ही होता है। मतलब 40 में से 40 क्वेश्चन आप बना सकते हो परफेक्ट। तो मैथ आप मेरे वीडियो से भी कर सकते हो या आपको जहाँ से उचित बुझाए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे से ही कंटिन्यू करो, जहाँ से आपको उचित लगे आप मैथ के वहाँ कर सकते हो या किसी एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकते हो मार्केट में। या फिर मैथ का मैं बोल रहा हूँ कि जेएसएससी सीजीएल के लिए मैथ में फिर से स्टार्ट करूँगा एक नया बैच, जिसमें सिर्फ जेएसएससी सीजीएल के लिए ही मैथ और रीजनिंग जो है अपना सिलेबस उसको मैं इंक्लूड करूँगा, ठीक। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि मैं स्टार्ट करूँ या नहीं। तो मैथ हो गया प्लस रीजनिंग हो गया। रीजनिंग के भी बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक है मार्केट में अवेलेबल, मैं यहाँ भी रीजनिंग करवाऊँगा। मैथ और रीजनिंग ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, ये मैथ और रीजनिंग ये 2 सब्जेक्ट मैं आपको इसी चैनल पे करवाऊँगा अपकमिंग कुछ दिनों के बाद, क्योंकि अभी थोड़ा सा व्यस्तता चल रहा है, तो कुछ दिन के बाद मैं मैथ और रीजनिंग इसी चैनल पे आपको करवा दूंगा। तो मैथ और रीजनिंग में मतलब 40 क्वेश्चन जो है यहाँ से हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस झारखंड और जीएस के लिए क्या पढ़ना है ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको। प्लस ये जो पेपर 2 है ये आपको किसी भी एक लैंग्वेज को चूज करना है, उसी में एग्जाम देना है। तो इसमें मान लो खोरठा आप चुने, ठीक, तो खोरठा में बहुत सारी बुक अवेलेबल है मार्केट में, मीरा कुमारी या फिर बहुत सारी बुक अवेलेबल है। तो किसी भी एक बुक को आप फॉलो और कंटिन्यू अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। कम से कम 1.5 से 2 घंटा आप ये लैंग्वेज पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है। नोटिफिकेशन आने के बाद तो इसमें फिर जोर दे देना है। ये जो क्वालिफाइंग है उसको अभी आप नहीं भी पढ़ोगे चलोगे, क्योंकि हम क्या पता है कि 120 क्वेश्चन में मात्र 36 क्वेश्चन आप सही करते हो तो क्वालिफाई हो जाते हो। तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है क्वालिफाई करना। ये आप नोटिफिकेशन आ गया या एग्जाम से 1 महीना पहले भी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो ये चीज़ हो जाता है क्लियर, ठीक। अब दूसरा चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है सर आपको। जैसे जेपीएससी जो हुआ, ये कमीशन को जो एग्जाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 जो है वो आपको नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन का वैल्यू इसमें मान लो 3 नंबर है। एक क्वेश्चन सही करने पर आप चीज़ों को समझते हैं कि मार्क्स का इवेल्युएशन कैसे होता है। एक क्वेश्चन सही होने पे आपको 3 नंबर देता है, और वही एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो उसमें आपको फिर 1 नंबर काट लेता है। क्योंकि 3 नंबर देता है तो 3 का 1/3 कितना हुआ, 1 नंबर ही हुआ। तो एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कटता है और एक क्वेश्चन सही होने पे आपको 3 नंबर मिलते हैं, ठीक। तो इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग है, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होता वहाँ क्या करते हैं लोग कि जितना क्वेश्चन आया वो तो मारे ही, जो नहीं आया उसको भी पूरा मार दिया, मतलब 100% पूरा अटैम्प्ट मारते हैं लोग, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन चूंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो अपना ऐसा नहीं है कि नहीं भी आ रहा है तो पूरा 100% अटेम्प्ट मार दिए। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ परफेक्शन में अटेम्प्ट मारना है, परफेक्शन में तो आपको अटेम्प्ट मारना ही है, प्लस कुछ रिस्क लिया जाता है, लेकिन कुछ लिमिट है इसका, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे।
अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता तो पूरा 100% अटैम्प्ट मारते आप, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है तो एक कुछ एक लिमिट है इसका रिस्क लेने का। तो ध्यान में रखेंगे कि इसमें 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होगा, पेपर 3 में 150 क्वेश्चन होगा। टोटल जो है मतलब इसमें क्या हुआ 120 क्वेश्चन, लेकिन ये तो मेरिट लिस्ट है, मतलब इसमें क्या सॉरी ये तो क्या है क्वालिफाइंग नेचर का है, ये तो हट गया यहाँ से। मेरिट लिस्ट जो है ये आपको बनेगा पेपर 2 और पेपर 3 से। मेरिट लिस्ट जो है ये पेपर 2 और पेपर 3 से आपको बनेगा, ठीक। तो पेपर 2 और पेपर 3 के मिलाकर आप देखोगे तो 100 + 150 मतलब 250 क्वेश्चन होता है, ठीक है। 250 क्वेश्चन पेपर 2 और पेपर 3 मिला के 250 क्वेश्चन है, और यही पेपर 2 और पेपर 3 मिला के आपको मेरिट लिस्ट बनता है। 250 क्वेश्चन में अगर 250 क्वेश्चन का आप 70% निकाल दोगे 70%, ठीक है, तो कितना हो जाता है 25 × 7 = 175 175। तो 250 का 70% हम क्यों निकाल रहे हैं ये भी बता रहे हैं कि जैसे क्या बताया कि 100 क्वेश्चन इसमें और 150 क्वेश्चन इसमें, मतलब कि 250 का अगर 70% है तो कितना है 175। अगर 250 क्वेश्चन में 175 क्वेश्चन अगर आपका सही हो जाता है, 250 क्वेश्चन में 175 क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट है, तो ये एग्जाम निकलने से आपको कोई नहीं रोकेगा। 70% अगर आप करेक्ट करके आए हो 250 क्वेश्चन में, मैं अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 70% आपको अटेम्प्ट देना है, 70% आपका करेक्ट होना चाहिए। 70% अगर आपको करेक्ट है तो ये एग्जाम निकलने से आपको कोई नहीं रोकेगा। मतलब 250 क्वेश्चन में 175 क्वेश्चन सही होना चाहिए कम से कम। 80-90% सही हो जाए तो और अच्छा, लेकिन मिनिमम आपको पकड़ के चलना है कि 70% क्वेश्चन हमको सही होना चाहिए। मतलब 250 में 175 क्वेश्चन हमको सही होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात से मेरे थोड़ा सा मेल नहीं कर रहे होंगे कि 70% में रिजल्ट कैसे संभव है। लेकिन 70% में रिजल्ट संभव है। मानता हूँ कि कंपटीशन टफ है, मैं ये भी मानता हूँ कि लोग पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं, तैयारी बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, लेकिन आप ट्रस्ट करो कि 70% अगर आपका करेक्ट होता है, मतलब 175 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हो, ये दोनों पेपर मिला के 150 और 100, अगर 250 में से 175 क्वेश्चन आपका सही है, मतलब 70% अगर आप रिजल्ट देते हो तो आपका ये एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। लेकिन अटैम्प्ट जो है वो 100% एक्यूरेसी के साथ आपको कम से कम 80% का अटैम्प्ट मारना होगा। अब मैं ये चीज़ यहाँ क्यों बोल रहा हूँ कि 70% जो है ये मतलब 175 में आपका निकल जाएगा पेपर, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम निकल जाएगा आपका, लेकिन अटैम्प्ट आपका 80% का 100% एक्यूरेसी के साथ 80% का अटैम्प्ट होना चाहिए। रीज़न ये है कि आप बहुत लंबे अरसे से पढ़ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी हो किसी सब्जेक्ट में, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि एग्जाम सेंटर में आप बैठते हो, एग्जाम देते हो तो 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन गलत होना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, और सबसे हो जाता है। आता हुआ क्वेश्चन आपसे गलत होता है वहाँ पे, ठीक। अब 70% आप 100% एक्यूरेसी के साथ मारोगे, फिर भी आप देखोगे ना तो 5 से 7 क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 70% में आपका रिजल्ट तो हो ही जाएगा, लेकिन आपको अटैम्प्ट 100% एक्यूरेसी के साथ कम से कम 80% का आपको अटैम्प्ट मारना चाहिए। 80% अगर आपका अटैम्प्ट है 100% एक्यूरेसी के साथ मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ अटैम्प्ट मतलब 20% और 30% एक्यूरेसी के साथ नहीं, 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आपका 80% अटैम्प्ट है तो गलत भी होगा, मान लो 5-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, तो 70% में आकर आप लटक जाओगे। तो 70% में अगर आपका सही हो गया क्वेश्चन तो आपका एग्जाम ये निकलने से कोई रोकेगा नहीं, ठीक। तो कम से कम लेकिन 70% पकड़ के चलो। अगर इसी एग्जाम में अगर पहले पीटी होता और फिर मेंस होता तो मैं 70% नहीं रखता, फिर मैं यहाँ 60% रखता कि 60% अगर आपका आ गया है तो आपका पीटी निकल जाएगा। रीजन होता है कि पीटी में जैसे मान लो 1350 पोस्ट, तो पीटी में आपको 10 से 15 गुना रिजल्ट देना होता है, तो इसको 10 to 15 टाइम्स आप करोगे तो लगभग 13,500 आपको पीटी निकालता, उसके बाद फिर मेंस निकालता। लेकिन चूंकि इसमें पीटी का खेला है नहीं, तो ये 10 से 15 गुना रिजल्ट करेगा नहीं। 1350 अगर पोस्ट वो ऑफर किया आपको जेसीसी सीजीएल, तो मान के चलिए कि मेंस में बहुत ज़्यादा निकलेंगे तो 2000 के लगभग 2000 को वो मेंस निकालेगा, बाकी को कहाँ छाटेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाटेगा। तो इसीलिए फॉर्म भी आप जब भरते हो तो बहुत ध्यान से भरिएगा एक एक चीज़ को, ताकि ऐसा ना हो कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप रिजेक्ट हो जाओ। फॉर्म बढ़िया से भरना है। 1350 टोटल उसको लेना है, तो लगभग 2000 का रिजल्ट अप्रॉक्सीमेट वो देगा आपको। फॉर्म लगभग 3 से 4 लाख 5 लाख फॉर्म आपको भरे जाएंगे इस एग्ज़ाम में भी। अब 4 से 5 लाख फॉर्म भरे गए हैं और 2000 का सिलेक्शन हो रहा है, तो सोच लीजिए कंपटीशन कितना टफ है। 70% एक्यूरेसी अगर आपका है तो ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, क्योंकि 4 लाख जो फॉर्म भराता है ना सर, वो 4 लाख सब पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते हैं। बहुत सारे बहुत ऐसे एक अटैम्प्ट करके देख लेते हैं कि देखते हैं कैसा एग्ज़ाम होता है। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो आपका उसका रेशियो है, नो डाउट कि रेशियो नहीं है, लेकिन रेशियो बहुत कम है।
जैसे कि मान लीजिए कि 1350 पोस्ट है, उसमें 4 लाख फॉर्म भरा है, तो हो सकता है कि उसमें 1 लाख बच्चे जो हैं वो पढ़ने वाले मिलेंगे आपको, ठीक। तो उनके साथ अगर आपको फाइंड करना है तो एक्यूरेसी के साथ आपको 80% का अटेम्प्ट देना है, 70% गलत होके, क्योंकि एक्यूरेसी के साथ भी 100% एक्यूरेसी के साथ भी 5-7 क्वेश्चन आपके गलत हो ही जाएंगे एग्जाम में, ये तय है। तो लटक जाएगा वो 70% में आके, और 70% अगर आपका सही है तो आपको एग्जाम ये निकल जाएगा। तो बेसिकली आज हम चर्चा की कि इसका सिलेबस क्या है, पढ़ना कैसे है। मैंने ये भी बताया कि मैथ और रीजनिंग मैं इसी चैनल पे करवाऊंगा, जैसे इसी CGL पे बेस्ड, ठीक। सिलेबस को समझिए, एनालाइज कीजिए। फॉर्म निकलने के बाद मैं बताया 15 नवंबर तक हो सकता है कि इसका नोटिफिकेशन आ जाए, 15 नवंबर तक नहीं आता तो फिर मे भी जनवरी 2022 में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन आने के बाद मुश्किल से आपको 2 से 2.5 महीना आपको समय मिलेगा, 2-2.5 महीने के बाद तुरंत ये एग्जाम ले लेगा। और आपके पास फिर उस समय अगर आपको तैयारी नहीं हुआ तो पछताने के अलावा कुछ आपके पास कुछ और ऑप्शंस नहीं बचेंगे, सिर्फ पछतावा रह जाएगा। इसलिए तैयारी अभी से आप स्टार्ट कर दो, ठीक। क्योंकि इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे जिसका JPSC में सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी फॉर्म भरेंगे इसका, और जो JPSC का तैयारी किए हैं PT का, उनका नो डाउट हो सकता है उनका PT नहीं हुआ हो, लेकिन तैयारी इतना जरूर हो गया है कि कॉन्फिडेंस उसमें आ गया है बहुत सारा। JPSC में क्या था कि JPSC में सारा चीज़ पढ़ना था, सिर्फ मैथ और रीजनिंग तो नहीं पढ़ना था, मैथ रीजनिंग कंप्यूटर, ये 3 चीज़ नहीं पढ़ना था। तो 3 चीज़ नहीं पढ़ना था तो वो 3 चीज़ पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मान के चलो कि JCC CGL में JPSC के बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी आपके साथ आएंगे कंपटीशन में, तो अगर उनके साथ आपको फाइट करना है तो आपको तैयारी अभी से करना पड़ेगा, और बहुत तंदुरुस्त तैयारी करना पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। बहुत बढ़िया जॉब ऑफर करता है ये JCC CGL, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा जो भी चर्चा आज हम किए। मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।